इस दुनिया में कुछ भी काल्पनिक नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य घटित होता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क क्यों ही कुछ नहीं सोचता। इस विशाल ब्रह्मांड में कभी न नष्ट होने वाली तरंगे जो किसी घटना के घटित होने या घटित होने से पूर्व के संकेत होती है, या यूँ कहा जाए कि जब अनादिकाल में समय करवट लेकर किसी घटना की पूर्ण आवृत्ति करता है, तब उत्पन्न होने वाली किरणें हमारा मस्तिष्क पकड़कर उन्हें हमारी सोच में परिवर्तित कर देता है। हाँ, ये अवश्य है कि किसी स्थान पर विशिष्ट वातावरण उसके प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकता है। इसलिए यदि तुम्हें बार बार स्वप्न में ऐसा कुछ दिखे या रह रहकर तुम्हें उसी चीज का ख्याल आए, चेतन या अचेतन की स्थिति में वे सभी अवश्य ही किसी विशेष स्थिति या घटना की ओर संकेत करता है। क्या तुम्हें पता है कि जब कोई अपना मुसीबत में होता है तो दूर बैठे व्यक्ति जो उसका प्रिय हो असहज महसूस करने लगता है, अचानक उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। भला बताओ ऐसा क्यों होता है? क्या इस बात का किसी के पास जवाब है? नहीं ना, वास्तव में ऐसा इसलिए होता है कि हर इंसान का मस्तिष्क किसी रेडियो स्टेशन से कम नहीं, जो अपनों के कोसों दूर होने पर भी उनकी मानसिक तरंगों से संकेत लेता और देता रहता है। भले ही कोई माने या ना माने, जितनी बार हम किसी को याद करते हैं उतनी ही बार वह भी एक पल के लिए हमारे बारे में सोचने को विवश हो जाता है या सोच रहा होता है। तभी थोड़ी सी भी परेशानी होने पर जब हम किसी प्रिय को पुकारते हैं तो वह विचलित हो उठता है, क्योंकि तब हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली किरणें बिल्कुल स्पष्ट और मजबूर होती है और किसी एक व्यक्ति के होने के कारण वह उनको तुरंत अनुभव कर लेता है और विचलित हो उठता है। लक्षणा अपने दादाजी की बातें बड़ी गौर से सुन रही थी, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके दादाजी कभी भी असत्य या निराधार तथ्यों पर ना तो विचार करते हैं और न ही बात करते हैं। लेकिन क्या उसके मस्तिष्क में उठने वाले सवाल और विचार का संपर्क सूत्र वाकई किसी घटना से होगा? यदि हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो उसे प्रतिदिन आजकल बहुत से ताम्रपत्र जो बिखरे हुए हैं दिखाई देते हैं और एक रस्सी नुमा सर्प उन्हें संकलित कर एक सूत्र में बांध देता है और अचानक उन ताम्रपत्र से तैयार हो एक पुस्तक नुमा आकृति पूर्ण तेज से चमकने लगती है और देखते ही देखते वह सिर्फ एक रस्सी का स्वरूप ले लेता है और वे तेज चमकने वाले ताम्रपत्र के गुच्छे के पास एक विशेष यंत्रों का उपचार और स्वर सुनाई देता है और तभी विस्फोट के साथ वहां एक विशाल नाग उपस्थित होता है और ऐसा लगता है जैसे वह ताम्रपत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह उन ताम्रपत्र को अपने घेरे में ले खड़ा हो जाता है। ये सब लक्षणा अपने सामने होते हुए देखती है, जैसे वह इन सब की प्रत्यक्षदर्शी हो और उन ताम्रपत्र को पढ़ना चाहती है। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और यह सब उसने एक बार में नहीं अपितु अनेकों बार अपने सपनों में देखा है, जिसके बारे में आज तक उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। क्योंकि उसके दादाजी के कहे अनुसार रहस्यमय स्वप्न का विवेचन यूं ही हर किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए, वरना उन स्वप्न की सार्थकता, शक्ति या प्रभाव समाप्त हो जाती है और स्वप्न कई बार दिखाई देने वाली क्रियाओं के ठीक विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। स्वप्न में किसी को मरा हुआ देखना उसकी आयु बढ़ जाना होता है, वहीं स्वप्न में धन प्राप्त होने का अवसर विपरीत प्रभाव देखा गया है। बहुत से स्वप्न अक्सर ऐसे ही होते हैं। इसके लिए अच्छा है कि यदि उचित ज्ञान प्राप्त कर या फिर किसी सक्षम व्यक्ति के समक्ष जो संकल्पित हो अपनी बात रखे और उनका सही अर्थ समझे, अन्यथा यूं ही सपने की चर्चा करना केवल बेवकूफ़ी के कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे मुट्ठी में नमक ले व्यर्थ ही पानी में डूबो ना, उससे पानी और नमक के साथ साथ हाथ को भी नुकसान है। वहीं उस नमक का अंश मात्र उचित मात्रा के साथ यदि खाने में डाला जाए तो वह उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये कहते हुए दादाजी ने अपनी वाणी को विराम दिया और पूछा, क्या हुआ? यदि कोई विशेष स्वप्न तुम्हें बार बार परेशान कर रहा हो तो मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि बेकार परेशान होने से अच्छा पहले तुम अपनी अधिष्ठात्री देवी नाग माता की शरण में जाओ और सुबह पूजन के पश्चात एकाग्र मन से उन्हें स्मरण कर मन ही मन ध्यान मुद्रा में जाकर अपना स्वप्न उन्हें सुनाओ, तुम्हें अवश्य सही जानकारी प्राप्त होगी। यदि ऐसा करने में तुम बार बार असफल होती हो तब आवश्यकता पड़ने पर मैं खुद तुम्हारी सहायता करूंगा। हम जल्द ही हमारे पंडित जी को बुलाकर इस बात पर विचार करेंगे, ठीक है? परेशान मत हो। ये कहते हुए उन्होंने लक्षणा के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए चले गए। लक्षणा को एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दादाजी के कहे अनुसार उसे ये दिव्य स्वप्न हर किसी को नहीं बताता और प्रथम प्रयास उसे स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक पारिवारिक माहौल के कारण लक्षणा पूजा पाठ भक्ति आराधना के साथ विशेष ध्यान पूजन की शिक्षा ले चुकी थी। उसने अपने उम्र की लड़कियों की तरह कभी भी व्यर्थ समय नहीं गंवाया। उसकी रुचि उन 9 कुमारियों से बेफिजूल की बातों की बजाय उसका ध्यान अपने पढ़ाई के अलावा यदि कहीं और केंद्रित होता तो वह स्थान था उसके दादाजी के आध्यात्मिक किताबों से भरी अलमारी, जहां अक्सर खाली समय में उसे आराम से पढ़ा जा सकता है।
क्योंकि वह अक्सर अपने दादाजी के साथ बचपन में पहले उनकी नकल करते हुए शास्त्रों को हाथ में लेकर उसमें बने चित्रों को देखते रहती और अपने दादाजी से उस विषय में प्रश्न भी करती है, और उसी कारण उसकी रुचि धीरे धीरे धार्मिक ग्रंथों में बढ़ती चली गई और अब वह अपना अधिकतर समय उसके अध्ययन में बिताती। आज महज 17 साल की उम्र में उसने संस्कृत भाषा में अपनी अच्छी पकड़ बना ली और शास्त्रों में निहित कठिन से कठिन शब्दों का सही अर्थ वाद विवाद की स्थिति में किसी बड़े व्यक्ति की तरह परिवार में पेश करती थी। क्लासमेट के कहने पर पहली बार लक्षणा कहीं आउटिंग के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि यह उसके सहपाठियों के साथ शायद आखिरी पिकनिक होंगी, क्योंकि उसके बाद सभी अपने अपने मनचाहे कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेंगे और इसके बाद ना जाने फिर दोबारा कहाँ मुलाकात होगी। वास्तव में लक्षणा सहपाठियों से कम लेकिन उसके क्लास टीचर और अन्य सब्जेक्ट के टीचर की सिफारिश के कारण कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि उसे एकांत ज्यादा प्रिय था। वह यूं ही अन्य बच्चों की तरह बेफिजूल घूमना और बेफिजूल की बातें करना पसंद नहीं करती थी। उसके लिए स्कूली दुनिया महज एक सफर था, जिसे बहुत ज्यादा दिनों तक सिर्फ कहानियां और किस्सों में समेट कर रखा जा सकता है। वास्तव में जिन बच्चों ने अपने जीवन के इस दौर में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया और किस्से बनाते रहे, इस दौर को सिर्फ दोस्ती यारी और बेफिजूल की बातों में बिताते हैं, वह अक्सर पूरी उम्र सिर्फ लोगों को अपने पुराने दौर की कहानी किस्से ही सुनाते नजर आते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत इतिहास को रचने वाले किताब में पढ़ाए जाने वाले चरित्र के रूप में और इतिहास को बदल देने की शक्ति रखने वाले बच्चे अक्सर इस समय खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर बढ़ते हैं। ऐसे बच्चे उस स्थान पर पहुंचते हैं कि उन्हें कहानी किस्से सुनाने या सुनने के लिए समय ही नहीं होता, क्योंकि वह खामोशी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। इधर लक्षणा भी और बच्चों की तरह उस दौर पर थी जब उसके साथी भटकाव की स्थिति में थे और अपनी पिकनिक को एक यादगार ट्रिप के रूप में याद रखना चाहते थे। इन सब में उसका ही एक सहपाठी सोमेश, जो प्रथम कक्षा से ही लक्षणा को देखा करता था और ना जाने उसके मन में लक्षणा को लेकर क्या छवि थी। लक्षणा के हाँ कहने पर सबसे ज्यादा खुशी उसे ही हुई थी। उसने मन ही मन विचार किया कि चाहे कुछ भी हो वह अपने मन की बात लक्षणा से अवश्य ही कहकर रहेगा, और इसी उधेड़बुन और आनंद फानंद में सभी ने ये तय किया कि पिकनिक के लिए सोपन गांव के पास, जो पहाड़ों की तलछटी में था, जिसके पास नदी, झरने और प्राकृतिक वातावरण बहुत ही मनमोहक था और इस समय वहां इतनी ज्यादा भीड़ होने की भी आशंका नहीं थी, तब सबने मिलजुल कर हामी भरी और तय किया कि उसी स्थान पर जाएंगे। वास्तव में सोपन गांव की भी एक अलग ही कथा है। ऐसा कहते हैं कि वहां का वातावरण हर समय एक सा रहता है, प्रकृति का भी प्रभाव उस स्थान पर नहीं देखा जा सकता। बरसात के मौसम में भी वहां पर लोगों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि उस जमीन पर बरसात का पानी पड़ता ही नहीं। वह इस तरह से पहाड़ियों के बीच बसा है कि जब बारिश होती तो पानी पर्वत श्रृंखलाओं और ऊंचे पेड़ की पत्तियों को छू कर बिखर जाता है, इसलिए तेज बरसात की बचाव की चिंता उस जगह पर नहीं होती। वहां लगे औषधि पौधे और घनी झाड़ियां, कल कल बहती नदी ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता बनाए रखती है, और इन्हीं गुणों के कारण शीत ऋतु में वहां इतनी शीतलता का भी अनुभव नहीं होता। वास्तव में उस जगह को एक विशेष तप की जगह माना जाता है, इसलिए वहां गलती से कोई अशोभनीय मांस मदिरा का सेवन स्पष्ट रूप से मना ही है। हमेशा शांत रहने वाली लक्षणा सबके कहने पर एक छोटी सी पुस्तक, जिसमें वह अक्सर अपने विचारों और विशिष्ट घटनाओं के साथ अपनी किसी विशेष लक्ष्य के शोध में कार्य को लेकर लिखा करती थी, उसे लेकर वे सभी आगे की ओर निकल गए। सोमेश अपने आप में हिम्मत बंधा रहा था कि वह किसी तरह लक्षणा से बात करे। वही लक्षणा प्रकृति के मनमोहक दृश्य के साथ उसके रहस्य को समझने का प्रयास कर रही थी। उसने यहाँ आने से पहले उस स्थान के बारे में बहुत कुछ सुन और पढ़ रखा था कि प्राचीन काल में सोपन गांव वास्तव में सर्पों का निवास गृह हुआ करता था, इसलिए उसे सर्प निवास और फिर आज के दिनों में परिवर्तित नाम सोपन नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि उस स्थान पर कुछ समय में और आज में अप्रत्यक्ष रूप से सर्प जाति तप साधना करती है, और इसी कारण सोपन गांव के एक हिस्से में एक चेतावनी के साथ बोर्ड भी लगाकर रखा हुआ है, जिसमें सख्त हिदायत भी दी गई है कि उस स्थान पर आने जाने की अनुमति किसी को नहीं है। लेकिन लक्षणा को शायद इस ट्रिप पर कुछ और ही सोच कर आई थी। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची, उसे ऐसा लगा जैसे उस जगह से वह भलीभांति परिचित है। सभी अपनी अपनी मस्ती में लगे थे और लक्षणा अकेली कुछ विशेष प्राकृतिक चीजों पर गौर करती हुई एक विशेष दिशा की ओर जाने लगी। रिसर्च की तरफ से सभी को विशेष हिदायत के साथ प्रकृति का आनंद लेकर तुरंत लौटने की हिदायत के साथ कुछ समय के लिए ग्रुप के साथ घूमने की परमिशन दे दी गई थी, और सभी ने बेचारी लक्षणा की ओर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वह सभी जानते थे कि एकांत उसे पसंद है। आज के दिन कोई भी उसे मनाने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता था। लक्षणा तो जैसे एक अलग ही दुनिया की स्वामिनी थी। वह विशिष्ट संकेतों को पढ़ते हुए एक अलग दिशा की ओर बढ़ रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक विशेष तालाबनुमा कुंड के पास आकर रुक गई
और बड़े गौर से देखने लग गई। इस कुंड के पास कुछ अजीब अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पहले कुछ मूर्तियों को वही के पत्थरों में आकृति देकर बनाया गया, लेकिन इन सबसे भिन्न एक विशेष आकृति पर लक्षणा का ध्यान केंद्रित होता था, तालाब जो कुंडनुमा था। लक्षणा ने देखा कि उसमें नीचे से बुलबुले की तरह पानी उठकर ऊपर की ओर आता, जिससे आसपास का वातावरण पानी के बुलबुलों की आवाज से रह रहकर गूंजता था। उस स्थान पर और उसी के पास एक यक्ष प्रतिमा बनी हुई थी, जिसके हाथों में रखा हुआ दंड उनकी प्रतिमा के नजदीक ऐसे रखा हुआ था जैसे उन्होंने खुद ही किसी समय तालाब में स्थान के समय वहां रख कर गए हो। थोड़े समय उन मूर्तियों को देखने के पश्चात लक्षणा के मन में ना जाने क्या आया। उसने उस दंड को, जो पत्थर से चिपका हुआ सा लग रहा था या यूं कहे उसी पत्थर में बनाए हुए था, उठाने की मंशा से उसके ऊपर हाथ घुमाया और आश्चर्यजनक रूप से वह किसी लकड़ी की तरह उसके हाथ में आ गया। लक्षणा के लिए यह उसकी शक्ति का प्रथम परिचय था। सोमेश दूर खड़ा उसकी इस हरकत को देखे जा रहा था। जैसे लक्षणा के हाथ में वह दंड आया, ऐसा लगा जैसे वहां का सारा वातावरण किसी विशेष सरसराहट की आवाज से गूंजने लगा और एक तेज पुकार सुनाई दी, जिसे सुनकर सोमेश के होश उड़ गए और वह घबराकर भाग खड़ा हुआ। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।